तो जो नॉर्मल केसेस हैं उनमें हम H1 लेरेंजियल इन्फेक्शन इसमें एक कॉमन सोर्स है, उसके साथ अर्टिकेरिया होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक ऐसा मसला या एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि हर इंसान को तकरीबन अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पे अपनी फैमिली में या ख़ुद फेस करना पड़ता है। टॉपिक का नाम है अर्टिकेरिया और इसको उर्दू में या पंजाबी में हम छपाकी भी बोलते हैं। ये एक इंतहाई अहम इशू है, एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ एमरजेंसीज़ भी होती हैं, वो आप एंड पे मैं उनको डिस्कस करूँगा कि क्या एमरजेंसीज़ होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। छपाकी बेसिकली इसकी डायग्नोसिस जो है, इसकी तशखीस जो है, उसके लिए एक क्लिनिशियन जो है या डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो इसको कर सकता है डायग्नोज ईजीली, और जो आम लोग हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा परसेप्शन होता है कि सुर्ख रंग की हल्की हल्की स्वेलिंग जो है वो स्किन के ऊपर बनना शुरू हो जाती है, और उसके दरमियान में पेल सेंटर होता है और इर्द गिर्द हैलो होता है उसका सुर्ख रंग का, और ये छोटे छोटे स्पॉट्स भी बन सकते हैं जिसमें ये टिपिकल पिक्चर नहीं होती समटाइम, और टिपिकल पिक्चर के अलावा यानी ये टिपिकल पिक्चर भी हो सकती है। ये सारी जिस्म पे बन सकती है, एक पार्ट पे भी बन सकती है, और समटाइम इसमें स्वेलिंग हो जाती है जो इसका सीवियर ग्रेड है, जिसको एंजियोडीमा कहा जाता है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो होंठ सूज जाते हैं, कभी कान सूजा होगा, कभी नाक सूज गई होगी, तो ये उसका सीवियर ग्रेड है। बेसिकली होता क्या है कि जो स्किन की निचली तह है, डर्मस है, और उसके सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो कैपिलरीज हैं और जो वेन्यूल्स हैं वो बेसिकली डायलेट हो जाते हैं। हिस्टामीन जो सब्सटेंस है, जो वेजोडाइलेटर है, वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं लाइक कायनिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, उनके साथ, तो ये उससे फिर ये वेजोडाइलेशन होती है और वहाँ से फ्लूइड जो है एक्सूड करता है, बाहर निकलता है और वो स्वेलिंग काज करता है, और रेडनेस जो है उस एरिया में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पे उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाती है खून की वेसल्स के डायलेट होने की वजह से। तो ये इसकी टिपिकल पिक्चर और इसकी जो रीजंस हैं वो कैसे ये डेवलप होता है ये मैंने आपको गुजारिश कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बेसिकली किन हालात में या इसकी क्या रीजंस हैं जो हमारे सामने कॉमन पेश आती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि इस टाइप की एलर्जी जो है वो कॉज कर सकती हैं। इसमें फ़िश है, नट्स हैं, देन आपका ये बनानाज हैं या अंगूर वगैरह भी है, और समटाइम एग्स जो होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस एलर्जी को कॉमनली काज करते हैं। लिहाजा हमारे डाइट में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, एक फूड डायरी बनानी चाहिए ताकि इसको पता हो कि हमें किस किस्म की फूड के साथ जो है वो छपाकी बनती है। नंबर 2 के ऊपर मेडिसिन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ख़ास तौर पे जो कि पेन किलर्स हैं, NSAIDs जिनको हम अपने टर्म्स में कहते हैं। तो ये इनका जो क्रॉनिक यूज़ है, इवन एक्यूट यूज़ भी, पर्टिकुलरली विद डिस्प्रिन, जो लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं उनको अल्टीमेटली पेशेंट हमारे पास वो आते हैं, लॉन्ग टर्म बैक एक है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके लिए पेन किलर लिए जा सकते हैं, अल्टीमेटली दे एंड अप विद द अर्टिकेरिया। तो उसको भी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि ऐसे आपने कोई डिस्प्रिन यूज़ की है, एस्प्रिन यूज़ की है, या हार्ट के पेशेंट जो हैं वो डिस्प्रिन CV यूज़ करते हैं या स्कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, लो डोज डिस्प्रिन होती है, तो उनमें भी समटाइम ये देखी गई है कि ये अर्टिकेरिया अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। इंजेक्शंस हैं, जैसे कोई इंसेक्ट बाइट है या ATS का इंजेक्शन है, टेटनस का इंजेक्शन वगैरह है, या पेनिसिलिन्स के इंजेक्शंस हैं समटाइम जो आजकल भी लगाने पड़ते हैं, पर्टिकुलर सिफिलिस वगैरह के केसेस में, तो वहाँ पे भी ये देखी जा सकती है अर्टिकेरिया बनता हुआ। इन्हेलेंट्स हैं, दम कुछ चीज़ें जो इन्हेल की जाती हैं लाइक मोल्ड्स हैं, हाउस डस्ट है या पॉलन है, इससे भी अर्टिकेरिया समटाइम डेवलप हो जाता है, उसमें टिपिकल हिस्ट्री होती है पेशेंट। देन कम्स द इन्फेक्शन, डीप सीटेड इन्फेक्शन, समटाइम लेरेंजियल इन्फेक्शन इसमें एक कॉमन सोर्स है, उसके साथ अर्टिकेरिया होता है, और UTI एक कॉमन सोर्स है जिसके साथ अर्टिकेरिया हो सकता है, छपाकी बन सकती है। फिर इन्फेस्टेशंस हैं जिसमें पेट के कीड़े हैं, पर्टिकुलरली स्कूल गोइंग बच्चों में अगर छपाकी हो रही है तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और पेशेंट्स को कीड़ों की दवाई जो है 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए देनी चाहिए हर सूरत, क्योंकि इनमें यूजली पाकिस्तान में अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है। एंड मेलिग्नेंसीज हैं और ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, इसमें भी ये लाइक SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है,
इसमें भी रैशेस बन जाते हैं। एंडोक्राइंस में भी हाइपरथायराइडिज्म जो है, जिसमें थायराइड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसमें भी समटाइम ये अर्टिकेरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। देन साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठंडा पानी है, किसी बात लोगों को के हाथ में ठंडा पानी हाथ में डालते हैं उनको हो जाता है, या सूरज के सामने जाते हैं, सूरज की लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और विजिबल लाइट जो है, दे में ऑल्सो समटाइम काज दिस अर्टिकेरिया। उसके बाद समटाइम चेंज ऑफ टेम्परेचर है कि एक रूम से एक रूम ठंडा है, गर्म है, अचानक सडनली पेशेंट जाता है दूसरे में, तो जाकर के उसको अर्टिकेरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब उसके बाद एक फेमिलियल है कि समटाइम उसमें हिस्ट्री होती है कि ख़ानदान में ये अर्टिकेरिया चला आ रहा है, तो वो उसमें फेमिलियर फैक्टर्स होते हैं। इनके जो टेस्ट है उसमें प्रिक टेस्ट, पैच टेस्ट वगैरह इतने कॉमन नहीं, उनमें फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, लिहाजा उसका वो कॉमन नहीं है। CBC अगर करवाया जाए, कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाई जाए, तो उसमें ईओसिनोफिल्स जो हैं वो रेज्ड होते हैं आमतौर पर, या IgE लेवल्स करवाए जाए वो भी रेज्ड होते हैं। अगर स्टूल टेस्ट करवाया जाए पेट के कीड़ों वगैरह के लिए, तो उसमें भी वो ओवा उनका जो है पता लग जाता है, ओवाज वगैरह का। और अगर यूरिन को करवा लिया जाए तो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTIs, जो कि बहुत समटाइम बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है फीमेल्स में पर्टिकुलरली, और जो मैरिड फीमेल हैं उनमें ये UTI काफ़ी कॉमन होती है, इसलिए उनमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि इनको UTI की वजह से खुदा न खास्ता ये अर्टिकेरिया अपीयर तो नहीं हो रहा। अब इसकी डायग्नोसिस की तरफ बाद हम आ जाते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट को मैं पसंद करूँगा कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तो आम जो है नॉर्मल केस है और एक इमरजेंसी केस है आपके पास। तो जो नॉर्मल केसेस हैं उनमें हम H1 ब्लॉकर्स हैं, एंटीहिस्टामीन्स जो है, इसमें आजकल न्यू जनरेशन के बड़े अच्छे हैं जिसमें सडेशन वगैरह और लेग क्रैम्प्स वगैरह और वीकनेस बहुत कम होती है। ये अवेलेबल हैं, ये आपका डर्माटोलॉजिस्ट या आपका फिजिशियन जो है वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है। देन H2 ब्लॉकर्स जो हैं, जो ये बेद में एसिडिटी वगैरह की जो मेडिसिन हैं, ये भी इसमें यूज़ होती हैं। इनको भी समटाइम अगर कंट्रोल मुश्किल हो रहा हो तो H2 ब्लॉकर्स भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसके बाद स्टीरॉयड का रोल है। अगर तो अर्टिकेरिया जो है वो 6 वीक से कम है, जिसको एक्यूट अर्टिकेरिया कहा जाता है, तो वहाँ पे एक स्टीरॉयड का स्ट्रॉन्ग रोल है। उसमें आप 7 डेज़ के लिए कोई भी स्टीरॉयड जो है टेपरिंग डोज में दे सकते हैं। और अगर 6 वीक से ज़्यादा अर्टिकेरिया परसिस्ट कर रहा है, उस वक्त आप स्टीरॉयड का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वहाँ पे मोंटिलकास्ट सोडियम जो है इन मेडिसिन के साथ मोंटिलकास्ट को ऐड कर दिया जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स देती है इस सूरत में। और इसके अलावा जो इमरजेंसी केसेस हैं वहाँ पे हमें IV समटाइम एड्रेनालिन जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड डोज से IV देनी पड़ती है या सबकुटेनियस देनी पड़ती है। उसके बाद हमें शॉर्ट एक्टिंग जो स्टीरॉयड्स हैं वो IV इमीडिएटली देने पड़ते हैं, या एंटीहिस्टामीन्स जो हैं वो IV देना पड़ता है। ये सारा इंतहाई एक्सपर्ट हैंड्स में होना चाहिए और इनको बहुत कैलकुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ये वो इमरजेंसी है जिसके लिए पेशेंट को डेफिनेटली एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली या इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लेरिंजियल एडिमा है वो एक कॉमन सिम्टम है। क्योंकि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसके गले में कुछ चीज़ फंस रही है या उसे सांस नहीं आ रहा, तो ये एक इमरजेंसी क्रिएट हो रही है, पेशेंट बेहोशी में बेहोश हो सकता है। इवन खुदा न खास्ता जो है वो अगर चोक कर जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है अगर मिस हैंडल हो जाए। तो ये वो सिचुएशन है जिसके लिए इंसान को ज़हन में लाज़मी रखना चाहिए, ये एक मामूली बीमारी नहीं है, और ये एग्रेवेटेड सिम्टम्स के साथ अगर आ रही है तो पेशेंट के जो लवाकीन हैं इनको फौरी तौर पर पेशेंट को इमरजेंसी में शिफ्ट कर देना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जो प्रैक्टिकल इसकी इन्फॉर्मेशन हैं इसके हमेशा ध्यान रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन।